नूतन गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 की पाठ माटी वाली पढ़ेंगे। माटी वाली पाठ एक कहानी है और यह कहानी विस्थापन पर यानी कि स्थानांतरण पर, निर्वासन पर आधारित है। इस कहानी में बताया गया है कि निर्वासन का यानी कि स्थानांतरण का दुख क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, गरीबी क्या होती है, भूख क्या होती है, क्या होता है जब एक गरीब आदमी का रोजगार उससे छिन जाता है, उसका जीवन कितना कष्टप्रद हो जाता है, उसे कितने प्रकार के नाना प्रकार के उसे दुख उठाने पड़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं पाठ माटी वाली। माटी वाली कहानी में टिहरी जगह का वर्णन किया गया है और टिहरी उत्तराखंड की एक जिला है और यह कहानी लगभग 1980 के आसपास लिखी गई थी, क्योंकि उसी समय टिहरी का बांध बनना शुरू हुआ था। और ये टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा और विशालकाय बांध है। और जब इस बांध के दो सुरंग किसी कारणवश बंद कर दिया गया तो पूरे टिहरी शहर में पानी फैलने लगा। इसलिए लोगों को वहाँ से विस्थापन करना पड़ा था और अपनी बसेरा को वहाँ से छोड़ना पड़ा था। यह बांध बनाने के पीछे जो कारण था, मतलब यह बांध इसलिए बनाया गया क्योंकि इस बांध से प्रचुर मात्रा में बिजली उत्पन्न की जा सके। इस बांध बनने के कारण जब लोगों को उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा था तो वहाँ की यादें उन्हें बार बार कचोट रही थी, क्योंकि उस टिहरी शहर में वहाँ के लोग अपना घर, परिवार, बिजनेस सब सेटअप कर चुके थे। फिर से नई जगह जाना, वहाँ बसना, वहाँ फिर से सब कुछ शुरुआत से करना, नया से करना काफ़ी दुखदाई होता है। जैसे भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जो लोगों का निर्वासन हुआ था, कुछ लोग हिंदुस्तान में रहे, कुछ को पाकिस्तान जाना पड़ा, कुछ पाकिस्तान वालों को हिंदुस्तान आना पड़ा। तो ये जो निर्वासन हुआ था वह तो और ज़्यादा कष्टकारक था, पीड़ादायक था। तो अब हम चलते हैं कहानी के लेखक की तरफ। तो इस कहानी के लेखक विद्यासागर नौटियाल जी हैं। इनका जन्म भी टिहरी गढ़वाल के उत्तराखंड में ही हुआ था। ये साहित्यकार भी हैं और राजनीतिज्ञ भी। माटी वाली कहानी इनकी सबसे चर्चित रचनाओं में से एक है। इनकी अन्य रचनाएं जैसे भीम अकेला, इनकी जो यात्रा वृत्तांत है, सूरज सबका उपन्यास है और मुस्लिम अज्ञात आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है शहर के सेलम का तप्पर मोहल्ले से। ये सेलम का तप्पर एक जगह है जो टिहरी जिला में है। और ये माटी वाली की अगर हम बात करें तो ये माटी वाली काफ़ी वृद्ध, कद में नाट्य हरिजन महिला थी और पूरे टिहरी में एकमात्र यही थी जो घर घर जाकर लाल मिट्टी देने का काम करती थी। ये अत्यंत गरीब थी, इनके पास न अपनी ज़मीन थी और ना ही अपना घर था। उनका रोजी रोटी का मुख्य साधन ही घर घर जाकर माटी पहुंचाना था। इस कारण लोग उसे माटी वाली के नाम से जानते थे। टिहरी के लोग खाना बनाने के बाद हर रोज अपने चूल्हे की लिपाई पुताई लाल मिट्टी से करते थे और लाल मिट्टी से बने घरों के आंगन और दीवारों की पुताई भी लाल मिट्टी से ही किया करते थे। लाल मिट्टी से इसलिए लिपा पोता जाता है क्योंकि लाल मिट्टी में ऐसा गुण होता है कि एक तो उसके लिपने के बाद उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है और दूसरा, लाल मिट्टी से लिपाई करने के बाद कीड़े मकोड़े आपके घर आंगन से भी दूर रहते हैं। ये दो खास वजह थी लाल मिट्टी से लिपाई पुताई करने का। आज समय काफ़ी बदल गया है, चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें बनने लगी है। फिर भी यदि हम वर्तमान की भी बात करें तो भारत के बहुत ऐसे गांव अभी भी हैं जहां पर मिट्टी के घर अभी भी हैं और वहां मिट्टी से लिपाई पुताई अभी भी होती है। भले ही कम हो चुका है पर अभी भी मिट्टी से लिपाई पुताई हो तो रही है। माटी वाली माटा खान से लाल मिट्टी लाती और घर घर पहुंचाती। माटा खान मतलब एक ऐसा जगह जहां पर लाल मिट्टी का ढेर लगा रहता है और जहां से खोदकर वह मिट्टी घर घर पहुंचाती थी। इसलिए मोहल्ले के सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, वहां के किराएदार, सब माटी वाली को पहचानते थे। माटी वाली यदि एक भी दिन उन घरों में माटी न पहुंचाए तो लोगों को अपने रसोई घरों की चूल्हा की लिपाई पुताई के लिए मुश्किल हो जाती थी, क्योंकि खाना बनाने के बाद लिपाई पुताई तो करना ही पड़ता है। भले ही आज हम गैस पर खाना बनाते हैं, लेकिन गैस पर खाना बनाने के बाद भी हमें उस गैस को साफ तो करना ही पड़ता है। इस टिहरी शहर के अंदर दूसरा कोई और माटी खान नहीं था। दरअसल ये जो पुराना टिहरी शहर जो है
वो भागीरथी और भिलांगना नदी के तट पर बसा था, जिस वजह से वहाँ की मिट्टी रेतीली थी और रेतीली मिट्टी से तो पुताई हो नहीं सकती है। यहाँ पर एक रोचक तथ्य ये है कि ये भागीरथी नदी भी गंगोत्री ग्लेशियर से ही निकलती है और गंगा भी गंगोत्री से ही निकलती है। भागीरथी नदी गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी भी है और ये टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना दोनों नदी के संगम पर बनाया गया है। कहानी की तरफ बढ़ते हैं तो माटीवाली के रोज घर घर जाने की वजह से टिहरी शहर के लोग माटीवाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी, कंटर यानी जिसमें वे माटी रखती थी, जो टीन के जैसा होता है और जिसमें लगभग 15 से 20 किलो माटी आ जाता है, उस कंटर को भी पहचानते थे। इस कंटर को ढोने के लिए वह पुराने कपड़े को मोड़ कर एक गोल सा डिल्ला यानी कपड़ों का मोटा गद्दा बनाई थी, जिसे वे सिर पर रखती थी, ताकि वो 15 से 20 किलो का कंटर जो अपने सर पर उठाती थी उसे वह बड़ी इजीली कैरी कर सके और सर में दर्द भी नहीं हो। और इस कंटर को, जिसे वे अपने पहले सिर पर रखती, फिर उसके ऊपर माटी से भरा कंटर रखती, और इस कंटर में वह कभी ढक्कन नहीं रखती, क्योंकि ढक्कन रखने से बार बार कंटर में मिट्टी भरना और खाली करने में काफ़ी दिक्कत होती। इस कारण से वह कंटर का मुख खुला रखती ताकि आसानी से मिट्टी भर सके और बड़ी इजीली उसे निकाल सके, क्योंकि घर घर जा कर के उसको देना रहता था मिट्टी। रोज की तरह उस दिन भी माटी वाली मिट्टी का कंटर लेकर आई और उसने मोहल्ले के आखिरी घर की खोली यानी दरवाजा पर पहुंचकर जैसे अपनी मिट्टी का कंटर उतारी कि सामने के घर से 9-10 साल की छोटी सी बच्ची कामनी दौड़ती हुई आई और माटी वाली से कहती है, मेरी माँ ने आपको बुलाया है। यह सुनकर माटी वाली कहती है, ठीक है तुम चलो, मैं आती हूँ। तभी उस घर की मालकिन यानी माटी वाली ने जहाँ अपना कंटर रखी थी, उस घर की मालकिन ने माटी वाली से मिट्टी को आंगन के कोने में उड़ेल देने को कही। और मालकिन माटी वाली से कहती है कि तुम बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि तुम ठीक चाय पीने के समय पर आई हो। यह कहकर मालकिन ने 2 रोटी माटी वाली को पकड़ा दी और रसोई में चली गई। अभी यहाँ पर दृश्य देखिए, जैसे ही मालकिन रसोई में गई, माटी वाली ने इधर उधर नजर दौड़ाई और देखी कि आसपास कोई नहीं है, तो तुरंत उसने अपने सिर पर रखे कपड़े की डिल्लो यानी कपड़े की गद्दा को नीचे उतारी और उसके अंदर से एक पुरानी चादर निकालकर उसके एक कोने में एक रोटी बांध दी और एक रोटी अपने पास रख ली। सिर्फ एक रोटी बांधी और एक रोटी अपने पास रख ली। क्या दुखदाई दृश्य है। वाह रे रोटी, वाह रे रोटी, तूने भी क्या किस्मत पाई निवाला बनकर। रईसों ने आधी फेंक दी और गरीबों ने उस आधी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। मालकिन को किचन से अपने पास आते देख अपना मुंह चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। मालकिन एक पीतल के गिलास में चाय लेकर आई और माटी वाले से कहती है, आज साग सब्जी कुछ नहीं है, बासी सब्जी भी नहीं बची है, इसलिए आप इस चाय के साथ रोटी खा लो। माटी वाली कहती है कि भूख तो अपने आप में स्वाद होती है ठाकुराइन जी, भूख मीठी कि भोजन मीठा। यानी जब मनुष्य भूखा होता है तो बासी रोटी भी उसे अमृत के समान लगता है, साधारण खाना भी मीठा लगता है, लेकिन वही जब पेट भरा होता है तो स्वादिष्ट खाना में भी मनुष्य नुस्ख निकालने लगता है। तो भूख तो अपने आप में ही मिठास होती है। माटी वाली पीतल का गिलास देखकर मालकिन से कहती है कि आपने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं। आजकल तो बाजार में या किसी के घर में भी पीतल का गिलास दिखाई नहीं देते। तो मालकिन कहती है कि व्यापारी लोग भी हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए हैं। ये व्यापारी लोग सस्ते दामों में हमारे घर से पीतल, तांबे, कांसे के बर्तन खरीदकर बाजार में ऊंचे दाम में बेच लेते हैं। हमारे पुरखों ने एक एक पैसे बचाकर इस कीमती सामान को खरीदा है। अपनी चीज़ का मोह कितना होता है ये तो आप जानते ही हैं। और इसके बाद जो मालकिन का कहने का लहजा है वह थोड़ा दुखदाई हो जाता है, कारुणिक हो जाता है। और मालकिन आगे कहती है, मुझे तो इस बात की चिंता सताए जा रही है कि टिहरी बांध बन जाने के कारण हम इस शहर को छोड़कर कहाँ जाएंगे। तो माटी वाली कहती है, ठाकुराइन जी, जो जमीन जायदाद के मालिक हैं वह तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, लेकिन मेरा क्या होगा। मेरी तरफ तो कोई देखने वाला भी नहीं है। घर में न बच्चे हैं न कोई रिश्तेदार।
बस एक बीमार पति है और एक आप थी जिससे मैं सुख दुख बांटा करती थी। यह कहकर चाय तो खत्म हो ही चुकी थी। माटी वाली अब उस मालकिन के घर से उस छोटी सी बच्ची कामनी के घर जाती है। पहुंचने पर कामनी की माँ कहती है कि कल भी मिट्टी लेकर आना, और कामनी की माँ माटी वाली को 2 रोटी देती है। माटी वाली फिर उस रोटी को उस चादर में बांध लेती है। अब वह इन तीनों रोटियों को अपने पति के लिए ले जा रही है, जो घर में भूखा प्यासा उसका आने का इंतजार कर रहा है। क्योंकि माटी वाली का जो पति था वह तो बीमार था, अपने से कुछ कर नहीं सकता था, पूरी तरह से इसी माटी वाली पर आश्रित था। माटी वाली का घर शहर से इतना दूर था कि उसे घर पहुंचने में 1 घंटा का समय लगता था। वह रोज अपने घर से माटा खान मिट्टी खोदने जाती और मिट्टी खोद कर उसे घर घर पहुंचाती, और वापस घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाती। जिस जमीन पर माटी वाली का घर था उस जमीन पर रहने के बदले में माटी वाली को जमींदार के यहाँ मुफ्त में काम भी करना पड़ता था। इसी उधेड़बुन में घर लौटते समय वह मन ही मन सोच रही थी कि आज वह अपने पति को सूखी रोटी नहीं खिलाएगी। उसने अपने आमदनी से 1/4 किलो प्याज खरीदी और प्याज की सब्जी बनाकर आज वह अपने पति को खिलाएगी। घर पहुंचने पर हर दिन की तरह अपने पति की आहट न पाकर वह घबराकर अपने पति के पास दौड़ी जाती है और छूकर देखती है तो सन्न रह जाती है, क्योंकि उसका पति इस संसार को छोड़कर दूर चला गया रहता है। विवश माटी वाली रोने के सिवा और क्या कर सकती थी। कुछ दिन के बाद टिहरी बांध के पुनर्वास के अधिकारी ने माटी वाली से पूछा कि आप कहाँ रहती हो, अपने घर का प्रमाण पत्र लेकर आना तो आपको उसका एवज मिलेगा। यानी कि यदि माटी वाली कागजात देती तो उसके एवज में उन्हें कहीं और ज़मीन या कुछ रुपए मिलते। पर माटी वाली कहती है कि मेरे पास न तो घर है और ना ही अपना ज़मीन है। मेरी पूरी ज़िंदगी तो लोगों के घर घर माटी देने में गुजर गई साहब। माटी वाली अधिकारी से पूछती है कि बांध बनने के बाद वह क्या खाएगी, क्या करेगी और कहाँ जाएगी। इसके प्रत्युत्तर में अधिकारी कहता है कि यह तो आपको खुद ही सोचना पड़ेगा। इधर टिहरी बांध के 2 सुरंग बंद कर दिया गया, जिससे शहर में पानी भरने लगा। पूरे शहर में आपाधापी मची है। शहर वाले अपने घर को छोड़कर वहां से भागने में लगे हैं। शहर के सारे शमशान घाट भी डूब चुके हैं, और माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी गांव के हर आने जाने वाले से करुण स्वर में बस एक ही बात पूछती है कि इस गरीब आदमी का शमशान नहीं उजरना चाहिए। माटी वाली अपनी झोपड़ी, अपनी माटा खान और अपने पति को खो चुकी थी, और उसे चिंता सता रही थी कि वह अपना जीवन यापन कैसे करेगी। तो ये दुनिया तो चलती रहेगी, चाहे माटी वाली रहे या न रहे। चलते रहेंगे काफिले मेरे बिना भी यहाँ, क्योंकि एक तारा के टूट जाने से फलक सूना नहीं होता, पर दुख तो होता है। और कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। तो इस कहानी से हमें जो सीख मिलती है कि हम जहाँ कहीं भी रहते हैं और आसपास में यदि कोई ज़रूरतमंद है और उसे यदि हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमें बेहिचक करना चाहिए। हमसे जितना सामर्थ्य हो सकता है हमें मदद करना चाहिए, क्योंकि कोई आपकी मदद के लिए भी जी रहा होता है। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग इतने बेबस हैं, यदि आपकी थोड़ी सी मदद उसे मिल जाती है तो उसके जीवन में भी हरियाली आ जाती है। इसलिए हमें जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को मदद करना ही चाहिए, तो ही यह दुनिया खूबसूरत बनेगी। धन्यवाद।